जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक रामबाण सीरीज का आगाज किया गया था। उसी के तहत आपको जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इन्हीं क्लासेस के रिगार्डिंग आप सभी को सभी जीएस के जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं, जीएस के जो भी सब्जेक्ट आपके सामने आते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, जीएस में आपके सामने आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या कह दूं इकोनॉमिक्स। और जैसा कि आप सभी को पता है, स्टैटिक जीको को लेकर हमारी तरफ से आपको वीडियोस दी जा रही हैं, आप उनको लगातार देखते रहें। उसी में ही आपका एक आती है करंट, करंट को लेकर आपको वीडियोस दी जाएंगी, उन्हें आप कर लेंगे। इसी में आपको मैं इस वाली क्लास के अंदर आपको कराते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था से दिल्ली पुलिस के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी में आपके लिए अप्रोक्स टॉप 100 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे पॉलिटी से रिलेटेड। इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आप सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और आप लोग उसको चेक कर लेंगे। इसी में हम धीरे धीरे क्लास 1 क्लास 2 करके आपको लगभग 100-150 क्वेश्चन जितने दिल्ली पुलिस के इंपॉर्टेंट पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करा देंगे, ठीक है ना। और मेन बात आप लोग याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके वो होंगे जो मेनली दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं लास्ट 5 साल के अंदर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन वो रहने वाले हैं, आप लोग जरा ध्यान दें। और चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हैं आपके, करते चलेंगे वीडियो 1 वीडियो 2 करके क्लास 1 क्लास 2 आएंगे आपकी और आप देखते चले। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, आप देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो आप लोग देखें जरा, 3 वर्ष 6 महीने 23 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन, 4 वर्ष 3 महीने 29 दिन या 1 वर्ष 10 महीने 15 दिन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो ये 17 थोड़ा सा गलत है, इसको हम सही कर देंगे। कितना हो जाएगा? 18। तो भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा भाई? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आप लोग सभी याद रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है ना, देखेंगे जरा। हु इज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? उच्चतम न्यायालय, सरकार, जनता या राष्ट्रपति? जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है, या भारत एक लोकतंत्र है जिसमें जनता को सर्वोपरि रखा जाता है। उसी प्रकार भारत के संविधान का मेन स्रोत भी किसको माना गया है? जनता को। या आप सभी याद रखें, प्रस्तावना के अंदर या प्रस्तावना, भारत की या संविधान की प्रस्तावना ही शुरू होती है किससे? हम भारत के लोग। क्योंकि संविधान को स्वीकार करने वाले कौन थे? हम भारत के लोग। याद रखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर होता है आपका जनता या पीपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए। में हुए का मतलब है कब हुए। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, जुलाई 1946, अगस्त 1945, नवंबर 1946 या जनवरी 1945। जैसा कि आप सभी को पता है, 1946 में भारत में आया था कैबिनेट मिशन। कौन आया था? कैबिनेट मिशन। इसको भेजा ही स्पेशली किसके लिए गया था? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। और उसी के द्वारा जुलाई 1946 में किसका चुनाव किया गया था? संविधान सभा का, भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 4, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? आप सभी को पता है हमारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया। देखिए जरा ध्यान देते हैं, 1950, 1947, 1952 या 1949। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है ना, जनगण मन अधिनायक जय हे। ठीक है, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितना समय या कितने समय तक बैठकें की? कितने समय तक बैठकें की? तो आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो ध्यान देंगे कितना आता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष। तो अगर हम इस लिखे को ध्यान दें या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पे ध्यान दें तो क्या बैठता है? लगभग 3 वर्ष।
तो हमारे लगभग 300 सदस्यों के द्वारा कितने लगभग 3 वर्ष तक बैठकर क्या करा गया, लगातार बैठकें की गई हमारे संविधान को बनाने के लिए। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया था, या हमारा संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया? तो आप सभी को पता होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा हमारा संविधान अपने हाथों से लिखा गया, आप लोग याद रखें। और इनके हाथों से लिखने में जो इनकी शैली थी उसका नाम था इटैलिक शैली। क्या भाई, कौन सी थी? इटैलिक स्क्रिप्ट या इटैलिक शैली, जिसमें इन्होंने संविधान को लिखा था। ठीक है भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया? और याद रखें, इस अंगीकार का मतलब है कब स्वीकार किया, ठीक है ना, कब उसे एक्सेप्ट किया। तो आप सभी इस बात को याद रखें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया। ठीक है ना, याद रखेंगे। और आता है कि लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। निम्नलिखित में से संविधान सभा के सचिव कौन थे? सचिव, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है ना, तो आप सभी याद रखें, संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर। कौन थे? HVR अयंगर। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान सभा के जो आपके अध्यक्ष थे उनका नाम था क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और HC मुखर्जी, ये हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 2 क्वेश्चन इसी में मिल जाते हैं आपके। कौन कौन से? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, और संविधान सभा के सचिव आपके HVR अयंगर। ठीक है ना, और ये कौन थे? हमारे स्थायी अध्यक्ष। और आ जाए अस्थायी अध्यक्ष, तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, कितने? एक प्रस्तावना, 395 लेख का मतलब है भाई आर्टिकल या अनुच्छेद, ठीक है, और डैश अनुसूचियां शामिल थी, है नहीं थी। जिस समय इसको लागू या फिर कह दो एक तरीके से अपनाया गया था, उस समय लगभग हमारे पास एक प्रस्तावना थी जो आज भी है, 395 आर्टिकल थे जो आज समय के साथ संशोधन करते करते इनकी संख्या बढ़ गई है। और अनुसूची हमारे पास कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या थी हमारे पास 8। कब? जब संविधान को स्वीकार किया गया था। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय में आपसे बात करूं तो इनकी संख्या होगी कितनी? 12। ठीक है ना, बाद में संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा का गठन में हुआ। आप सभी को मैंने बताया था कि संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई 1946 के अंदर। वैसे ही भारत की संविधान सभा का गठन हुआ आपका 1946 को। और अगर मैं डेट की बात करूं तो आप सभी याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946, ये वो डेट है जिस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था। और आप सभी याद रखें, इसी डेट को संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हुई थी। प्रथम बैठक या फर्स्ट मीटिंग। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आता है हमारा आपका, भारत की संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 या फिर भारत की संविधान सभा की पहली बैठक। आप लोग याद रखेंगे तो कब हुई थी भाई? 1946 के अंदर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? संविधान के निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की। अभी जस्ट पीछे आप क्वेश्चन करके आए हैं कि अपनी पहली बैठक या उसका गठन कब हुआ था, तो आप सभी के सामने आपका 9 दिसंबर 1946 को, है ना भाई। इसी को तो क्या बोलते हैं हम, या तो आप इसे गठन बोल दो या फिर इसको इसकी पहली बैठक बोल दो। याद रखेंगे आप सभी। तो कब हुई थी इसकी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक के अंदर संविधान सभा के द्वारा अपने अस्थायी अध्यक्ष कौन बताए थे अभी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका चयन किया गया था। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपके लिए क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया? याद रखेंगे आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने
एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था जिसे हमने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या संवैधानिक क्या एक तरीके से हमारा प्रस्ताव या फिर उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है ना। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की तीसरी मीटिंग जो हुई थी कब, 13 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के द्वारा पेश किया, तब संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। परंतु संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। और उद्देश्य का प्रस्ताव का मतलब है संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य क्या था, भारत का संविधान बनाना, ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे। तो सर्वसम्मति से उसे कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947, और नेहरू जी के द्वारा कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब था या कब हुआ। तो आप सभी को पता होगा, ध्यान देंगे सभी। आपका जो हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते ही हमारे देश में एक उच्च न्यायालय या कह दो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो गई थी, या भारत के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय आ चुका था। लेकिन उसका उद्घाटन सत्र कब रहा, 28 जनवरी 1950, है ना। कह दूं 28 जनवरी 1950 की मॉर्निंग या सुबह के अंदर आपका इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया, आप लोग देख लें जरा। 2019 के दिल्ली पुलिस एसआई में क्वेश्चन आया था, आप इसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है और आता रहता है। जैसे आप सभी को दिख रहा होगा 2018 दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर है। देखिए जरा क्या कहता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था, जिसे हमने विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना या मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2015 से, कब से, 2015 से इसे घोषित किया गया क्या, संविधान दिवस। तो आप सभी याद रखेंगे 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस, और कब से मनाना शुरू किया गया है, 2015 से। बस यही कंफ्यूजन हमें रहती है, शायद ये शुरू से मनाया गया हुआ, शुरू से ये मनाया किसके रूप में, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, ठीक है ना भाई, नेशनल लॉ डे, ठीक है भाई, याद रखें, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, प्रथम आम चुनाव कब हुए, या कह दूं भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। देखिए आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा चुनाव। सबसे पहले तो आप ये कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए, है ना। आम चुनाव का मतलब लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव का मतलब है हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव, जिसमें लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उसी में देखा जाए तो भारत के सबसे पहले लोकसभा चुनाव या कह दूं आम चुनाव कब हुए थे, तो वो थे आपके 1951 और 52 के अंदर। नवंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच में हमारे देश में सबसे पहले चुनाव हुए, और देश की पहली क्या बनी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार या निर्वाचित सरकार, ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो आप सभी याद रखना, भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा भी एक तरफ से संविधान बना रही थी, दूसरी तरफ हमारे द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और उस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री किसे चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री कौन बने थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाता है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उस संस्था का क्या नाम था जिसने भारतीय संविधान को बनाने में मदद की। अभी आप पढ़ते आ रहे हैं पिछले जितने भी 15-16 क्वेश्चन के, सब में बार बार संविधान, संविधान सभा, संविधान दिवस। तो सिंपल सी बात है, भारत का संविधान जो बना होगा, जो बनाया होगा, वो ओब्वियसली किसने बनाया होगा, संविधान सभा ने, ठीक है ना, जिसका गठन कब हुआ था, 1946 के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। आप लोग याद रखें, प्रस्तावना के अंदर, भारत की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर ये सिद्धांत हमें मिलता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इसे बोलते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और ये जो हमें लिया गया, हमने इसे लिया है फ्रांस से। आप सभी याद रखें, कहां से लिया है, फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है फ्रांस। आप सभी याद रखें, फ्रांस की क्रांति का नारा था जो हमने अपनी प्रस्तावना में इसको लिया था, ठीक है, कहाँ का, फ्रांस की क्रांति का। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, फ्रांस, ठीक है भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है।
स्रोत का मतलब है संविधान को बनाने के लिए मेनली जो प्रावधान थे या जो प्रोविजन थे वो हमने कहाँ से या किस जगह से अडॉप्ट किए हैं। तो देखिए जरा, आयरिश संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान था, अमेरिकन बिल ऑफ राइट रहा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा। तो आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता तो आप लोग याद रखें, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा या से भारतीय संविधान का मुख्य हिस्सा लिया गया है। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होता है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसा माना जाता है लगभग 60 to 70 पार्ट हमारे संविधान का इसी अधिनियम से लिया गया है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए बताता हूं, आप सभी को याद रखेंगे। हमारे यहाँ पर विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में कर दिया गया। एक संघ सूची, कह दो एक तरीके से यूनियन लिस्ट, एक का नाम रखा राज्य सूची जिसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। संघ का मतलब हो गया जहां केंद्र कानून बनाएगा, वो सारे के सारे विषय कहाँ मिलेंगे आपको, संघ सूची के अंदर। और जिस पर राज्य कानून बनाएगा वो सारे कहाँ मिलेंगे, राज्य सूची के अंदर। परंतु ऐसे विषय जिन पर दोनों ही प्रावधान बना सकते हैं वो मिलते हैं हमारे किसके अंदर, समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है ना। और अगर इन दोनों में इस किसी बात को लेकर हो जाए कि किसका कानून आगे रहेगा, तो आप हमेशा याद रखें संघ का कानून आगे माना जाता है। ये होती है आपकी समवर्ती सूची। और इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया, तो इसका प्रावधान लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और इन दोनों का प्रावधान मेनली आया था कहाँ से, कनाडा से। कहाँ से आया था, कनाडा से। ठीक है। और कहीं कहीं आप लोग पढ़ते होंगे भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, दोनों ही सही हैं, आप लोग याद रखें। ऐसी व्यवस्था कनाडा में मिलती है। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के अनुसार या 21 ए के समान है। एक्चुअल में कहानी क्या है कि आर्टिकल 21 ए के अंदर है हमारा शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार, जिसे कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेगा, शिक्षा की सुविधा करेगा, शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान करेगा। ठीक है ना, ये आर्टिकल 21 ए के अंदर है। और यही सेम बात हमें मिलती है हमारे मौलिक कर्तव्य के अंदर, और वो भी कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य। और आप सभी को नहीं पता, मतलब ध्यान रखेंगे, सॉरी गलती हो गई, आप क्या, आप आपका आर्टिकल 51 ए। ठीक है, आर्टिकल 51 ए क्या दूं, या थोड़ा सही से मैं लिख देता हूं आपके लिए, पार्ट 4 ए या आर्टिकल 51 ए के अंदर हमारे 11 मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज मिलते हैं। शुरुआत के अंदर हमारे संविधान में, या कह दूं एक तरीके से 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। समय के बाद 2002 में 11वां, क्या बोलते हैं एक तरीके से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका खुद प्रावधान था क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक खुद उसको शिक्षा का प्रावधान देंगे या उसे शिक्षा मुहैया कराएंगे। तो दोनों में शिक्षा की बात हो गई ना, देखिए जरा ध्यान से। तो आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार है, वहीं आर्टिकल 51 ए के 11वें पॉइंट, 11 का मतलब के, ठीक है ना, जिसमें मिलता है हमें शिक्षा का प्रावधान। तो 21 ए समान है किसके, आर्टिकल 51 ए के, किससे, के पॉइंट से। किससे भाई, के पॉइंट से। आप लोग याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब देश के अंदर यदि इमरजेंसी भी लग जाए तब भी ये आर्टिकल कहीं नहीं जा सकते। और वो आर्टिकल आपके कौन कौन से, आर्टिकल 20 और 21। आप सभी याद रखें, यह प्रावधान कब किया गया आपका, 44वें संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया 44वां। और ये 44वां संविधान संशोधन हुआ आपका कब, 1978 के अंदर, जिसमें कहा गया देश के अंदर आपातकाल लगने के बावजूद भी आर्टिकल 20 और 21 कभी भी नहीं निलंबित हो सकते। याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
आप सभी को पता है मैग्ना कार्टा का मतलब होता है वो डिक्लेरेशन जो सामने आपके जनता है या प्रजा है या जो भी है जिसके लिए वो डिक्लेरेशन की गई है उसके पक्ष में हो या उसके लिए बहुत सारे अधिकार देती हो, उसे हम कहते हैं कि आपका मैग्ना कार्टा। तो आप सभी याद रखें, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका मौलिक अधिकार को। इसको कहा जाता है मौलिक मौलिक अधिकार। कहने का मतलब संविधान का वो भाग जिसके अंदर किसका प्रावधान हो, मौलिक अधिकार का या फंडामेंटल राइट का प्रावधान हो। और आप सभी याद रखें पार्ट 3 के अंदर, किसके अंदर, पार्ट 3 या संविधान के भाग 3 के अंदर किसका जिक्र है, हमारे मौलिक अधिकारों का। वो कहां से कहां तक, तो याद रखना आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपका किसके बारे में प्रावधान करता है, 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में। और वो कहाँ मिलता है आपका भाग 3 के अंदर। इसीलिए भाग 3 को हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है भाई, याद रखें आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये क्या कहता है हमसे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप लोग याद रखें जरा, मैं एक बार पीछे चलता हूँ। जैसे हमारे ये मौलिक अधिकार है ना, आप सभी याद रखना इन मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर या इन्हें कह दूं सुरक्षा देने वाला हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना, संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा किसमें कहा गया आपका आर्टिकल 13 के अंदर कि ऐसे कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को खत्म करते हैं या कम करते हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, या आर्टिकल 13 कहता है हमसे। उसी के तहत अगर हम बात करूं आपसे डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों की, उसके बारे में आपका आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य बाध्य नहीं है आपके लिए क्या देने के लिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को देने के लिए। कहने का मतलब आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, किसे लेकर, नीति निदेशक तत्वों को लेकर। ये कौन कहता है, हमारा आर्टिकल 37। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 37 के अकॉर्डिंग डीपीएसपी को लेकर, इसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, इस देखे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हम बोलते हैं डीपीएसपी। इन्हें लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है भाई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए आप सभी जानते हैं कोई भी कानून बने उसके बनने का सिंपल तरीका है लोकसभा से पास होना या राज्यसभा से पास होना। यदि किसी बात को लेकर इन दोनों क्या देखते तरीके से दोनों सदनों के अंदर कोई असहमति बनती है तो उसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति इन दोनों संसद के सदनों का क्या बुला सकता है, एक संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक करा सकता है। और ऐसा प्रावधान करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है आर्टिकल 108 के अंदर, आर्टिकल 108। और 108 प्रोवाइड कराता है राष्ट्रपति को शक्ति क्या बुलाने की, संयुक्त अधिवेशन। परंतु आप याद रखें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का प्रावधान या करने की शक्ति दी गई है किसे, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है ना भाई, किसे दी गई है, लोकसभा अध्यक्ष को। बुलाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को बुलाने की शक्ति है और उसकी अध्यक्षता करने की शक्ति किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 आपका। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 या 76 किसके कार्यालय से संबंधित है, तो आप सभी याद रखें आर्टिकल 76। देखते हैं जरा किससे संबंधित है आपका, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या भारत के महान्यायवादी, कह सकते हैं एक तरीके से फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन या अटॉर्नी जनरल। देखिए क्वेश्चन आपका 2022 का आया हुआ है दिल्ली पुलिस एसआई का। अगर मैं आपको बताऊं आर्टिकल 76 के अंदर प्रावधान किया गया है भारत के महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल का, जिसे हम कहते हैं भारत का सबसे बड़ा अधिवक्ता, भारत का सबसे बड़ा अधिवक्ता, या कह दूं आप लोग सही अच्छे से याद रखना सरकार का वकील, सरकार का वकील कहा जाता है। और इन इसके ऑफिस के बारे में कहा मिलता है हमें, आर्टिकल 76 के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नंबर आपका। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। सत्रों का मतलब है उनके सेशंस, जो भी अधिवेशन होते हैं, आप कह दो एक तरीके से जो भी सेशन बुलाए जाते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया किसके अंदर, आर्टिकल 85 के अंदर। राष्ट्रपति उनके सत्र बुलाता है, उन सत्रों को खत्म भी करता है
और हो सकता है तो लोकसभा को भंग भी करता है, ठीक है ना। और ये दिया गया किसके अंदर, आर्टिकल 85 के अंदर। सत्र का मतलब है लोकसभा राज्यसभा की बैठकें, ठीक है ना, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया आपका, आंसर आपका 85 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों को बोलते हैं एडहोक जजेस। क्या बोलते हैं, एडहोक जजेस, ये लिख रहा है आपका, ध्यान रखेंगे आप लोग, एडहोक जजेस। और ये क्या होते हैं, जब कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा कार्य का बर्डन आ जाता है ना, थोड़ा कार्य ज्यादा हो जाता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उन्हें उस कार्य के लिए या उस कार्य को करने के लिए कुछ सीमित समय के लिए बुलाया जाता है, कुछ सीमित समय के लिए, और वो उस कार्य को करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो उन्हीं जजों को हम क्या कहते हैं, आपके एडहोक जजेस या तदर्थ न्यायाधीश। और ऐसा करने का अधिकार आपका मिलता है, या ऐसे करने का प्रावधान आपको मिलता है कहाँ पे, आर्टिकल 127 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों का प्रावधान मिलता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया। आप लोग याद रखें, 352 हमारा राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी को बताता है, और देश के अंदर पहली इमरजेंसी इंडो चाइना वॉर या इंडो साइनो वॉर के समय लगी थी, और वो था आपका 1962 में पहली इमरजेंसी लगी, जो कब तक रही थी, 1968 तक। आप लोग याद रखें, आज तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितने बार, 3 बार। और कब कब, एक आपके सामने है 1962, एक आपका इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, और एक आपका 1975 इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, 3 बार, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन 30 क्या कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है। एक्चुअल में क्या है कि कानून के समक्ष समानता हमारा मौलिक अधिकार है, या हमारा फंडामेंटल राइट है, जो किसके अंदर आता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्ट 3 के अंदर आता है, हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। और कानून के समक्ष सभी को समान माना जाता है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत या आर्टिकल 14 के अंदर, इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता, ठीक है भाई। देखिए, ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए थे पॉलिटी के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में कहाँ दिल्ली पुलिस रिलेटेड एग्जामों में पूछे गए हैं। उसी प्रकार से इसी तरीके से आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने आते रहेंगे। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, और मैं कहता हूँ इसे बार बार देखिए, ताकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहें। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आंसर लगाइए, अगर आंसर सही है तो काउंट करिए कि कितने नंबर आपके बैठते हैं। इस तरीके से आप लोगों का एक अच्छा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आगे सीरीज चलती रहेगी इसकी नोटिफिकेशन आपके पास इजीली आती रहेगी। और इसी तरीके से हम जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।